हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी डूड पर। आज हम पढ़ेंगे FST1 की इकाई 3 और 4। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई 3 से, जिसका नाम है लोह युग। इस इकाई में हम लोह युग में हुई भारतीय यूनानी सभ्यताओं में विज्ञान की प्रगति के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं कि इस युग में भारत यूनान दोनों में वर्गों में बटे हुए समाज का जन्म हुआ, जिसने विज्ञान की प्रवृत्ति और विकास को प्रभावित किया। चलिए जानते हैं इस इकाई में महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। भारत में कृषि योग्य भूमि और खनिज की खोज के फलस्वरूप गंगा के समीप सभ्यता का प्रसार हुआ। चरवाहे आर्य कबीलों को कृषक समाज के रूप में बस्तियां बसाने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगा। ये कबीले ऐसे सभ्य शहरी समाज के रूप में संगठित हो गए जो लड़ाइयों से अपेक्षाकृत मुक्त थे। इन शहरी बस्तियों में आपसी व्यापार बढ़ा, बस्तियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। इन परिवर्तनों के साथ वर्ण व्यवस्था का भी उदय हुआ। यह व्यवस्था समय के साथ साथ मजबूत होती गई। उसी समय के आसपास यूनान में गुलाम समाज का उदय हुआ। आरंभ में इस युग में दोनों सभ्यताओं ने खगोल विज्ञान, ज्योमेट्री, यांत्रिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। कठोर वर्गों में विभाजित इस सामाजिक ढांचे में वे लोग जो हाथों से काम करते थे चिंतकों से अलग होते गए। सिद्धांत और व्यवहार के बीच का अंतर बढ़ जाने से विज्ञान का विकास मंद पड़ गया। यूनान में इसने ब्रह्मांड और विश्व के बारे में एक आदर्शवादी दर्शन को जन्म दिया, जैसा कि अरस्तु की विचारधारा से दिखाई देता है। अगले 2000 वर्षों तक अरस्तु की विचारधारा न केवल यूनानी विज्ञान पर बल्कि विश्व विज्ञान पर छाई रही। भारत में चरक और श्रुत के शिष्यों द्वारा अपनाए गए उपचार और वैज्ञानिक तरीके इस समय के अवबाद थे। ये चिकित्सक गांव गांव घूमकर अमीर और गरीब दोनों का जाति और धर्म की परवाह किए बिना इलाज करते थे। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के मध्य में यूनानी साम्राज्य का पतन और रोम साम्राज्य का उत्थान हुआ। रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था उसकी सेना द्वारा की गई लूटपाट और गुलामों द्वारा की खेती पर निर्भर थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए नए विचार ग्रहण करने और प्रचलित तकनीकों में सुधार करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। इसलिए रोमन काल में विज्ञान और संस्कृति का बहुत कम विकास हुआ। सांस्कृतिक गतिहीनता की यह अवधि यूरोप में 15वीं शताब्दी तक चलती रही। तो ये थी हमारी इकाई 3। तो चलिए बढ़ते हैं इकाई 4 की ओर, जो है भारत में विज्ञान का स्वर्ण युग। इस इकाई में हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 34वीं शताब्दी तक भारत में एक केंद्रीय के शक्तिशाली राज्य बन गया। इस राज्य को न केवल कृषि के लिए भूमि की जरूरत थी, बल्कि उन तौर तरीकों की जरूरत थी जिनसे कृषि की पैदावार में सुधार लाया जा सकता था। उन्हें कृषि के लिए औजार बनाने के लिए खनिज साधन की जरूरत तो थी ही, साथ ही साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए रखी जाने वाली सेना के लिए शस्त्र बनाने की भी आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया में उन्होंने आदिवासियों को अपने अधीन कर लिया, उनकी भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। भूमि जोतने और साधनों का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए भी उन्हें इन आदिवासियों की मदद की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने इन आदिवासियों को अपने साथ मिला लिया और एक ऐसे सांस्कृतिक मेल जोल की प्रक्रिया आरंभ हुई जिससे सामाजिक संबंधों में लचीलापन आ गया। इस काल में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का उदय हुआ और उनके साथ उनका उदारवादी दर्शन और विचारधारा आई। इन सब ने मिलकर मौर्य साम्राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को एक नई दिशा दी। विभिन्न तकनीकों एवं शिल्प कलाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। मगर अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2वीं शताब्दी तक का काल दक्षिण भारत में दस्तकारी वाणिज्य के उत्कर्ष का काल था। गुप्त काल में केंद्रीय राज्य के स्थान पर स्थानीय प्रशासन आ गया, जो अधिक लचीला था। शिल्पकारों तथा व्यापारियों की अपनी अलग अलग संस्थाएं थीं और स्थानीय प्रशासन में उनके प्रतिनिधि थे, जिसके फलस्वरूप पुरोहित जमींदारों का एक नया वर्ग सामने आया। इन सामाजिक बदलावों के कारण स्थानीय स्तर पर पहल करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। एक और इस प्रक्रिया में कृषि की पैदावार में वृद्धि करने तथा नए शिल्पों एवं तकनीकों को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन तो मिला, लेकिन दूसरी ओर स्थानीय आदिवासी किसानों का दर्जा और घट गया। गणित शास्त्र और खगोल शास्त्र विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जैसा कि आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों एवं खगोल शास्त्रियों के ग्रंथों से पता चलता है। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने लोहे तथा कांस्य में अपनी शिल्पकारी से अपने लिए एक अलग स्थान बना लिया था। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान में लगभग 400 ईस्वी के आसपास बना लौह स्तंभ उनकी प्रौद्योगिकी की निपुणता का जीते जागता सबूत है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद विज्ञान के विकास में रुकावट आ गई। इसके बाद केवल थोड़ी ही प्रगति हो सकी, वह भी व्यक्तिगत प्रयासों के कारण। तो ये थे हमारे 2 चैप्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।